ओके, सो हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है उनके बीच में एक तालमेल रखता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक डिस्कस करता है, कंप्यूटर के साथ जो यूज़र एक इंटरेक्ट करता है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूज़र ऑपरेशन कर पाए। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो इसको दिखा सकते हैं हम लोग। इसको दिखा सकते हैं कि एक मान लीजिए एक कंप्यूटर है और एक एक यूज़र है। तो एक यूज़र कंप्यूटर से जो भी इंटरेक्ट करेगा वो जो भी ऑपरेशन करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। तो जो भी उसके हार्डवेयर रहते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गया या फिर माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर्स, स्कैनर एटसेट्रा, या फिर उसके जितने भी सॉफ्टवेयर है जैसे MS वर्ड हो गया, पेंट हो गया। So these all operations operating systems work as an interface. So operating systems work. Operating system is a system software that manages computer hardware and software resources and provide common services for computer programs. All computer programs, excluding firmware, required an operating system to function. तो जितने भी हमारे इंटरेक्शन है अपने कंप्यूटर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज करके इंटरेक्ट होता है। सो ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए यूजर कंप्यूटर इंटरफेस यूजेबिलिटी। Operating system as a user computer interface usability. The reason for an operating system to exist is to make computer more convenient to use. तो ये एक important point है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर को एक कंप्यूटर हैंडल करने में या फिर सिस्टम को हैंडल करने में कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। तो यूजर जो है वो आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाए, और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑपरेशन प्रोवाइड करता है ताकि यूजर कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिकली परफॉर्म करे, उसको समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो ये एक यूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि यूजर इजीली कंप्यूटर में ऑपरेशन परफॉर्म करे। दूसरा उसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है एज ए रिसोर्स मैनेजर, जो एफिशिएंसी मेंटेन करता है। मतलब जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे रिसोर्सेस रहते हैं जो कि हम लोग डिवाइस मैनेजर में जाके देख सकते हैं। ये कंप्यूटर में क्लिक करेंगे, इसमें विंडो R दबाएंगे, उसके बाद devmgmt.msc क्लिक करेंगे, devmgmt.msc इतने रन में टाइप करेंगे तो हमारे इतने सारे हमारे कंप्यूटर में डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड हैं वो सब दिखा रहा है। डिस्क ड्राइव, डिस्प्ले ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव का जो डिस्क दिया हुआ है, आईडी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, नेटवर्क एडेप्टर, पोर्ट्स, प्रोसेसर, साउंड, वीडियो, गेम कंट्रोलर, सिस्टम डिवाइसेस, यूएसबी। तो जितने भी डिवाइसेस हैं उसको यूज कैसे कर रहा है, उसका कितना काम हो रहा है, कितना सीपीयू का मेमोरी ले रहा है, वो सब प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं एक पॉइंट तक आऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप लिख के रख दीजिए। अगर क्वेश्चन के अलावा दूसरा कुछ है तो बताइए, अगर क्वेश्चन है तो मैं पूछूंगा, उसके बाद आप बताना। ठीक है, बीच में एक फ्लो टूट जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर, operating system will manage all the resources those who are attached to the system, means all resources like memory and processor and all the input output devices those are attached to the system are known as resources of the computer। तो ये बहुत ही क्लियर कट है कि जो भी सिस्टम हमारे, जो भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो भी डिवाइसेस हम कंप्यूटर में यूज करते हैं,
जैसे अपना माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, वो सब रिसोर्सेस एज ए रिसोर्सेस माना जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम उस रिसोर्सेस को मैनेज करता है कि कौन सा कितना अगर ज्यादा मेमोरी ले रहा है। जैसे मान लो मैं एक कंप्यूटर में एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, साथ में मैं प्रिंट भी दे रहा हूँ, लेकिन मान लो मल्टीपल ऑपरेशन कर रहा हूँ और उसमें से कोई एक ऑपरेशन स्लो हो गया है, तो अगर मैं रिसोर्स मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिसोर्स मैनेजर में जाके उसका एक इंटरफेस में चेक करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा जो टास्क है वो ज्यादा टाइम ले रहा है। तो जो टास्क ज्यादा टाइम ले रहा है उसको मैं किल कर सकता हूँ, उसको बंद कर सकता हूँ, ताकि प्राइमरी जो मेरा टास्क है उसको मैं रन करूँ। तो जैसे हम नॉर्मली जो हम टास्क मैनेजर में राइट क्लिक करते हैं तो स्टार्ट टास्क मैनेजर में जाते हैं, तो कंप्यूटर में जितने भी करंट प्रोसेसिंग है, जैसे मेरा क्रोम में बहुत सारे टैब खुला हुआ है, तो क्रोम का बहुत सारे मेमोरी दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन है कि वो सब दिखा रहा है, डेस्कटॉप, विंडोज, इनपुट, पेंट, टैबलेट जो भी यूज कर रहा हूँ मैं सारे दिखा रहा है, टच यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट का। सो दीज आर ऑल डिफरेंट प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड इन करंटली। तो उसमें से मैं अगर कोई ऑपरेशन को किल करना चाहता हूँ तो उसमें राइट क्लिक करके एंड प्रोसेस ट्री या फिर एंड प्रोसेस करूंगा। उसको अगर प्रायोरिटी देना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके सेट प्रायोरिटी या फिर सेट एफिनिटी जो भी है उसको मैं इशू कर सकता हूँ। स्टोरेज मैनेजमेंट, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं उसको उसका एक ऑपरेशन प्रोवाइड करता है कि वो कितना हद तक वो जो भी डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको बताता है कि कितना डेटा उसमें स्टोर है, कितना उसका डिस्क ले रहा है, किसका उसका अवेलेबल स्पेस है, कितना और वो ले सकता है, किसमें उसमें कितना डेटा और खाली है, तो वो सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी जस्ट मेमोरी मैनेजमेंट में जो भी मेमोरी हमारा यूज हो रहा है, जो भी हमारा रैम यूज हो रहा है या फिर जो हार्ड डिस्क जो भी यूज हो रहा है, उसका रैम कितना साइज है, कितना यूज हो रहा है, कितना प्राइमरी मेमोरी है, कितना वर्चुअल मेमोरी, ये आप लोग आगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है अलग, उसमें आप पढ़ोगे। तो कितना जैसे हमारा कंप्यूटर का कोई काम होता है, प्राइमरी टास्क है, मैं आपको एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना है, तो वो कैसे नॉर्मली परफॉर्म होता है। अगर एक कंप्यूटर में एक टास्क आया है, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है और कोई टास्क आया है, उसमें ये पोर्शन वाला जो है वो रैम है, तो मैंने कोई एक टास्क ऐड हुआ है जो कि हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क ज्यादा रहेगा साइज, रैम कम, ये हार्ड डिस्क है और ये रैम है। तो उस मैं बाहर ही ड्रॉ करके बता देता हूँ, सॉरी, ये हार्ड डिस्क है और ये छोटा सा रैम है। तो जो भी टास्क है, जैसे मान लो ये टास्क 1 है, ये टास्क 2 है जो सब हार्ड डिस्क में है अभी, ये टास्क 3 है, ये टास्क 4 है, ये टास्क 5 है। तो जितने भी हार्ड डिस्क में टास्क है, मान लो अभी टास्क 1 एग्जीक्यूट करने का टाइम आया, तो टास्क टास्क 1 का भी मान लो टास्क 1 जो है उसमें भी वो एक प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कमांड लिखा हुआ है, ये एक टास्क 1 है। वो टास्क 1 मतलब एक प्रोग्राम है जिसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ कमांड लिखा हुआ है। अभी डायरेक्टली टास्क 1 को रैम में लेके जाने से बेटर होगा उसके कुछ पोर्शन जो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो रैम में लेके जाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, फिर से वापस कर दो, उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है उसको रैम में लेके जाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, उसके बाद फिर से वापस लेके आओ। सो लाइक दिस मेमोरी मैनेजमेंट इज ओकर्स। अभी पूछिए किसको कोई क्या क्वेश्चन है। सर, तो पूरे कंप्यूटर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या? नहीं, जिस मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क बता रहा हूँ, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क बता रहा हूँ, एक ही नहीं। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होगा तो वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आप करोगे, तो उसमें उसका टास्क क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं।
So actually, what is the RAM? ओके तो ये मेमोरी जो है मैं एक्चुअली आगे का टॉपिक है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा फिर भी बता ही देता हूँ। जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो हमारा रैम है, जो भी हार्ड जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो आप अगर कंप्यूटर खोल के देखेंगे या फिर मैं आपको इमेज ही दिखा देता हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आपको होपफुली, एक मिनट, हाँ, होपफुली आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो अलग अलग टाइप के आकार का आपके अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप भी होगा, उसका अगर कैबिनेट खोलेंगे तो ऐसे टाइप को आपको चिप्स दिखाई देंगे। इसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम बोलते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कितना फास्ट और कितने एफिशिएंट आपका कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो इसके ऊपर रहता है। इसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, जैसे DDR2, DDR3, DDR4, साइज होता है 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, लाइक दिस। तो ये जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जितने भी आपके टास्क हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर ड्राइव में कुछ कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, रहता तो आपके हार्ड डिस्क में, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो नॉर्मली आता है रैम में, वहां से एग्जीक्यूट होता है। जब वो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो फिर से वो रिटर्न होता है हार्ड डिस्क में, क्योंकि इसका रैम का साइज लिमिटेड है और हार्ड डिस्क के साइज रैम से ज्यादा है। तो ज्यादा प्रोसेसेस हार्ड डिस्क में रहता है, उसका जो भी टास्क है वो रैम में आता है और वो परफॉर्म होता है। इतना तक आपको अभी बता सकता हूँ, क्योंकि आगे उसके डिटेल्स में रहेंगे। बोलिए। So means RAM execute करवाता है only. यस, जो भी ऑपरेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे पहले भी एक डायग्राम में बताया था, आपके जो हार्ड डिस्क है और आपके जो रैम है, ये दोनों इंटरचेंज होता है ऑपरेशंस में। तो ये जो जैसे मान लीजिए एक अलग अलग टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5। तो मान लीजिए पहला टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो पहले टास्क में भी मल्टीपल, जैसे पहला टास्क मान लीजिए म्यूजिक सुनना है ना, मैं लिख रहा हूँ म्यूजिक टास्क 1। तो ये म्यूजिक भी आपके लिए तो वो कुछ एक फाइल है, लेकिन वो जब रन होता है उसके अंदर सम 1000 लाइंस ऑफ कोड्स रहते हैं। वो कोड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर उसको समझता है और उसको फाइल को रन करता है। तो हर एक फाइल जो रीड करता है, जैसे हम कंप्यूटर कैसे समझता है 0 और 1 के फॉर्म में, तो आपका जो भी फाइल से म्यूजिक फाइल है जो भी है, वो ऑटोमेटिकली 0 to 1 में कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और आउटपुट देता है आपको म्यूजिक के फॉर्म में। तो ये जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, ये सब रैम में होता है। तो ये जो जितने भी फाइल्स है वो पहले रैम में आता है, उसको प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपको आउटपुट देता है, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया तो वो रिटर्न जाता है, उसका नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड फिर से आता है, प्रोसेसिंग होता है, फिर से खत्म होता है। तो इसमें जो ये जो प्रोसेस है, इनको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। और जो कुछ ये जो टास्क का कुछ पोर्शन आया वापस, कितना पोर्शन वापस गया रैम में आया, फिर से कितना पोर्शन वापस गया, इसको इसको बोलते हैं पेजिंग प्रोसेस। ये एक्चुअली एडवांस टॉपिक है जो आपके 6 सेम में आप पढ़ोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से एक सब्जेक्ट है। तो सर रैम सिर्फ मतलब प्रोसेसिंग कराता है, उसमें कुछ सेव नहीं रहता? हाँ, वो वोलाटाइल मेमोरी है। जैसे ही आपके कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, उसके जितने डेटा है वो उड़ जाता है वहां से। तो सर उसको फिर मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्टोर करता हाँ है सर, डेटा। जब उसमें कुछ सेव ही नहीं रहता तो सर उसमें वो स्टोर करता स्टोर है, कहाँ कर रहा है? वो तो सिर्फ प्रोसेस कर रहा है ना। वो टेम्पररी स्टोर कर रहा है ना। जैसे ही आपका डेटा सर इसका आता मतलब है है कि जितना ज्यादा रैम रहती है उतना जल्दी वो प्रोसेस करता है। एग्जैक्टली इसके लिए एग्जैक्टली कंप्यूटर हैंग नहीं होता। एग्जैक्टली। इसके सिवाय भी लेकिन बहुत सारे सर एक मिनट में बता देता हूँ। इसके सिवाय भी बहुत सारे चीजें रहते हैं, जैसे आपके प्रोसेसर रहता है, आपके जो डिवाइसेस जो रहते हैं, जैसे मान लीजिए
आपके चिप क्या बोलूं उसको, आपके जो कीबोर्ड है या फिर जो भी आप डिवाइसेस यूज करते हैं, आपके मॉनिटर का पिक्सल साइज कितना है, तो बहुत बहुत सारी चीजें डिपेंड होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो रैम में डिपेंड होता है। तो रैम जितना, रैम का अलग अलग साइज है, जैसे स्पेसिफिकेशन है DDR2, जो बात नहीं करे वो म्यूट हो जाइए, DDR2, DDR3, DDR4, 8 GB, 16 GB, 32 GB, तो ये सब अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। तो अलग सर एक्चुअली ये सब फिजिकल स्पेसिफिकेशन है। सर। मैं बात कर रहा हूँ, जब हो जाए तब मेरा कंप्लीट हो जाए तो बता देना। तो ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। तो वो जब ये जो प्रोसेस होता है कि कितना डेटा रैम में लाना है, कितना डेटा वापस में जाना है, ये सब टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे मैंने बोला वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, एक रहता है सेगमेंटेशन। ये प्रोसेस है, ये डिफाइन करते हैं कि रैम में आपके हार्ड डिस्क के कैसे डेटा आएगा, कितना डेटा आएगा और कितना डेटा रिमांड करेगा। और एक टर्मिनोलॉजी है, उसको बोलते हैं डिमांड पेजिंग। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिमांड करता है कि मुझे इतना पेजेस का एलोकेट करो रिसोर्सेस रैम को, ताकि रैम इतना डेटा ले पाए। तो ये सब अलग अलग टॉपिक है। इसके लिए आपको C++ में प्रोग्राम भी लिखना पड़ेगा आपके प्रैक्टिकल में, अभी नहीं, ये अगले वाले सेमेस्टर में। हाँ पूछिए, किसको क्या क्वेश्चन है। Sir, RAM is hardware means we can touch on software. मैं आपको पहले भी दिखाया था, शायद आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया था। ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये जो चीज आपके दिख रहा है, अगर आपके कंप्यूटर आपके सामने है तो उसको खोलिए, ये खोलिए, और उसको आप, अगर दूसरा कोई कंप्यूटर अभी जो चल रहा है उसको मत खोलिए, नहीं तो क्लास से निकल जाएंगे। तो दूसरा कोई सिस्टम खोलेंगे या फिर क्लास होने के बाद खोलेंगे तो ये चीजें आपको सामने दिखाई देगा। उसमें कहीं सर भी फोन लिखा में भी रह है सकता है। क्या? नहीं, फोन में नहीं रहेगा, फोन में दूसरे टाइप से रहेगा। सर छोटी चिप रहती है ना फोन में। यस। सो तो छोटी सर सी और रोम बहुत ज्यादा स्टोरेज पतली करता रहती है। है। कोई एक बताइए, अगर बैकग्राउंड में नॉइज है तो आप लोग जो भी बात नहीं कर रहे वो म्यूट हो जाइए। हाँ बोलिए, बोलिए। सर रोम सर स्टोर अगर करता है। हाँ, टेम्पररी स्टोर करता है, टेम्पररी आपका डेटा स्टोर करता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपको। सर कंप्यूटर में कैश सर सर जब है ना? हम लोग आगे सर बढ़े। ये रैम में कुछ मेगाहर्ट्ज भी होता है ना कुछ? बहुत सारे चीज होते हैं, उसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे प्रोसेसिंग स्पीड सम गीगाहर्ट्ज होता है, अभी गीगाहर्ट्ज के टर्म में होता है। तो वो कितना सेकंड में कितना टेराबाइट ऑफ डेटा, कितना डेटा प्रोसेस करता है, मतलब हार्ड डिस्क से लेके जाता है, उसको प्रोसेस करता है और रिटर्न करता है। सो ये जो यूनिट है, ये है यूनिट ऑफ स्पीड या प्रोसेसिंग। जैसे यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, लाइट मीटर, मीटर, किलोमीटर। यूनिट ऑफ वेट क्या होता है, केजी। सिमिलरली, और यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होता है, बिट्स या बाइट्स। सो सिमिलरली यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग को गीगाहर्ट्ज बोलते हैं। आगे बढ़े या किसी को कोई क्वेश्चन है। नो सर। ओके, एक मिनट। तो एक्सटेंडेड मशीन, नेक्स्ट आता है एक्सटेंडेड मशीन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में एक दूसरे से फाइल शेयरिंग में भी, मल्टीपल यूजर्स के फाइल शेयरिंग में भी हेल्प करता है। वेरियस लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन को भी हेल्प करता है, अलग अलग कम्युनिकेशन उसको ट्रांसलेशन करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए भी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि यूजर जो कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं उसको ग्राफिकल यूजर में ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन देता है यूजर को, ताकि यूजर इजीली ऑपरेट कर पाए।
तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, अदर देन प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजर एटसेट्रा। तो उसके बहुत सारे वर्जन हैं, विंडोज एनटी, विंडोज सर्वर, विंडोज एम्बेडेड, विंडोज 9, विंडोज मोबाइल, विंडोज फोन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं विंडोज वर्जन के। हम लोग देख चुके हैं लिनक्स के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं और एप्पल का भी मैक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। इंस्टॉलिंग एमएस विंडोज, तो ये एक्चुअली आप लोगों ने अगर पर्सनली किया है तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर नहीं करते तो मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट ये प्रोसेस आप सीखिए। एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो हाउ टू इंस्टॉल कंप्यूटर एमएस विंडोज इन योर सिस्टम और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नॉर्मली जो हमारे पास सीडी रहता है जिसमें एमएस विंडोज सॉफ्टवेयर रहता है, उसको हम लोग अपने कंप्यूटर में डालते हैं और अपने बूटिंग प्रोसेस चेंज करते हैं। नाउ बूटिंग प्रोसेस मीन्स जैसे हम कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपके, जैसे मैंने बोला कि हार्ड ड्राइव में सारे प्रोग्राम रहता है, हमारे हार्ड ड्राइव में सारे प्रोग्राम रहता है और वहां से रैम में प्रोग्राम ट्रांसफर होता है ना। तो ये कंप्यूटर ऐसे स्टार्ट होता है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कोई ना कोई स्लॉट में हार्ड डिस्क में रहता है और उसको भी रैम में ट्रांसफर होता है। तो आपके जो कंप्यूटर है इसमें सिर्फ हार्ड डिस्क ही नहीं अटैच होता है, उसमें अगर आपने पेन ड्राइव लगा के रखा है तो यूएसबी भी अटैच रहता है, और अगर आपने सीडी रखा है तो सीडी ड्राइव भी अटैच रहता है। अभी तो फ्लॉपी यूज नहीं होता है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लॉपी ड्राइव भी अटैच रह सकता है। तो आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है, जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तब आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि पीसी को बताना पड़ता है कि वो बूटिंग कहाँ से चालू करे, मतलब ओएस कहाँ से ले, क्या वो हार्ड डिस्क से ले या फिर यूएसबी से ले, मतलब वो यूएसबी से ले मतलब यूएसबी में अगर ओएस है तो, या फिर वो सीडी से ले या फिर वो फ्लॉपी डिस्क से ले। तो आपको ये बताना पड़ता है कि पीसी को कहाँ से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ले और वहां से प्रोग्राम रन करना चालू करे। तो इस चीज को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं, या फिर बूटिंग डिवाइसेस प्रेफरेंसेस बोलते हैं। तो जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो प्रोग्रामिंग रन होता है, जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं एक के बाद एक प्रोग्राम रन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, इस चीज को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, उसको पता धीरे धीरे वो तैयार हो रहा है, आपके जितने भी पहले अपने फाइल ड्राइव जितने भी शेयर सेव किए थे वो सब आपको दिखाने के लिए वो फिर से रेडी हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। बूटिंग नाम आया इट मीन्स टू प्रिपेयर्ड, टू बी प्रिपेयर्ड। ये एक्चुअली अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, because whenever they goes to outside they used to use they used to wear shoes or boots। तो जब भी वो बाहर जाते थे वो शूज या बूट्स करते थे। बूट्स मतलब उसका लेसेस लगाना, सॉक्स पहनना, तो उसका मतलब वो बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर बूटिंग, मतलब दे आर प्रिपेयरिंग टू गो आउटसाइड। सिमिलरली कंप्यूटर को भी तैयार कर रहे हो, मतलब उन्होंने वो नाम दिया कि कंप्यूटर को भी आप बूटिंग कर रहे हो। So that is from them they gave the name. Hope someday we have our own name. So that is one of first process, and then आपने बता दिया कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है। नॉर्मली जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हम पेन ड्राइव में रखते हैं या फिर सीडी में रखते हैं और वहां से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो जो भी फाइल्स हम लोग रखते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में, उसको बूटेबल वर्जन में रखते हैं, मतलब ऐसे वर्जन में कि उससे हम लोग अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल कर पाए। नॉर्मली अगर हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मली सॉफ्टवेयर रखते हैं, उसको हम लोग जब भी प्रोसेस में कोई रन करते हैं तो वो इंस्टॉल्ड मतलब प्रीडिफाइंड या ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन फॉर्मेट में नहीं रहता है, तो उसको ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन फॉर्मेट में रखना पड़ता है। क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली जब आप बूटेबल वर्जन में कोई भी ड्राइव, मतलब मान लो आपने यूएसबी रखा है बूटेबल वर्जन में या फिर ड्राइव रखा है बूटेबल वर्जन में, और कंप्यूटर को बोलते हो कि मुझे यूएसबी से विंडोज इंस्टॉल करना चालू करो, तो वो वहां से डायरेक्टली प्रोग्राम उठाता है और एक के बाद एक एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें हम लोग यूएसबी को या फिर डीवीडी को
ऐसे प्रोसेस उसमें विंडोज को ऐसे सिस्टम में बना के रखते हैं जहां पे हर एक प्रोग्राम सिक्वेंशियली मेंटेन्ड है और ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हर एक प्रोग्राम को लेके एग्जीक्यूट कर पाए। इस चीज को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस चीज को ऑटोमेटिक लेते हैं कंप्यूटर और उसको इंस्टॉल करते हैं, तो इसको बूटेबल वर्जन्स बोलते हैं। Sir, what is the USB? USB फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, लिख के दिखा देता हूँ। USB मतलब जो आप पेन ड्राइव जिसको बोलते हो, इसको कंप्यूटर के टर्म में यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। नाउ यूनिवर्सल इज बिकॉज इट रन्स एवरीवेयर। ये पेन ड्राइव आप कोई भी कहीं पे भी यूज करने के लायक होता है। सीरियल मीन्स उसके जितने भी मेमोरी रहते हैं वो एक के बाद एक ऑर्डर्ड में रहते हैं। मतलब मेमोरी का जो स्लॉट है, एक पेन ड्राइव में भी बहुत सारे मेमोरी स्लॉट रहते हैं, डिस्क रहता है। तो फर्स्ट डिस्क, उसके बाद सेकंड डिस्क, उसके बाद थर्ड डिस्क, वो एक के बाद फर्स्ट डिस्क एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ही सेकंड डिस्क एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही थर्ड डिस्क एग्जीक्यूट होगा। वो सीरियल रहता है। दूसरा उसका ऑपोजिट रहता है पैरेलल। वो पैरेलल तो यूएसबी में नहीं होता है, नॉर्मली यूएसबी में सीरियल होता है। और बस रहता है, इट इज लाइक जो भी हम लोग बस में कोई भी गाड़ी में देखते हैं नॉर्मली, जो भी हम लोग गाड़ी में देखते हैं कि जितने भी डेटाज हैं, जितने भी डेटा रहता है वो एक के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो वो एक सीक्वेंशियली मेंटेन करके रखता है, इसीलिए उसको बस बोलते हैं। सर पैरेलल वाला कैसा रहता है? सीरियल और पैरेलल ये नॉर्मली आप लोग का एक के बाद एक मेमोरी अगर एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है तो उसको पैरेलल बोलेंगे या फिर सिंक्रोनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके सर। किसी ने कुछ बोला उसके सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क प्रॉब्लम है। Okay, as the computer boots, a prompt to press any key from boot from CD should be shown on the screen. When you see the message, immediately press any key. तो इसका मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर को बता रहे हो कि आपके जो विंडोज का वर्जन है वो सीडी में है, यूएसबी में नहीं है या फिर कहीं और नहीं है। तो आप बोल रहे हो जैसे ही ऑपरेशन आया कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सीडी, जब आप एनी की कोई भी की दबाते हो कीबोर्ड में, इसका मतलब आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि सीडी में जो सॉफ्टवेयर ओएस रखा हुआ है सीक्वेंशियल इंस्टॉल होने के लिए, आप सीडी से लो और सीडी से इंस्टॉल करना चालू करो। तो ये सेकंड स्टेप है। दूसरा है कि व्हेन द विंडोज एक्सपी सेटअप मेनू अपीयर्स, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू द सेटअप। ये नॉर्मली जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सेटअप मेनू आता है, प्रेस एंटर करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जाता है। देन विंडोज एक्सपी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विल बी शोन। इफ यू एग्री द लाइसेंस प्रेस F8। तो जो भी लाइसेंसेस एग्रीमेंट रहता है उसको एग्री करना पड़ता है, एंटर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द इंस्टॉल प्रोसेस गिव्स द ऑप्शन टू रिपेयर विंडोज एक्सपी। और अभी तो एक्सपी है, मतलब अभी तो 7, 8, 10 है और आगे भी है, लेकिन ये पहले का है इसलिए एक्सपी लिखा हुआ है। नॉर्मली प्रोसेस लगभग सेम ही होता है हर जगह, with minor changes. Next, the install process gives you the option to repair Windows XP or to install a fresh copy. तो जब भी आप इंस्टॉल करते हैं कोई नया वर्जन, तो वो बोला जाता है कि आप पुराने वर्जन जो है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आए, उसमें कुछ त्रुटि आई, तो उस त्रुटि को आप सॉल्व कर सकते हैं नया वर्जन यूज करके, क्योंकि नया वर्जन में आप सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहते हैं तो वो रिप्लेस करते हैं जो भी ग्लिच है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एरर्स है आपके करंट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में। अगर रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको टोटली डिलीट करके फ्रेश कॉपी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो आपसे कंसेंट वो मांगता है, तो वो आप कंसेंट करके ओके करेंगे तो वो इंस्टॉल करता है फ्रेश को या फिर रिपेयर करता है जैसे आप कंसेंट देते हैं। नेक्स्ट, द पार्टीशन सेटअप विल occur if a partition already exists. You do not plan on having multiple operating system on the computer. We recommend that you delete the existing partition before continuing the setup. You will know if a partition exists if you see another unpartitioned space listed on the screen. इसका मतलब है आपके जो हार्ड डिस्क है उसमें मान लीजिए 40 GB है, तो
आप कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि मेरा 2 पार्टीशन बनाओ 20 जीबी का, वो आपको बोलता है कि आपको पार्टीशन बनाना है क्या। अगर पहली बार आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, मतलब अनपार्टीशन स्पेस कुछ नहीं दिखेगा। आपको पहले 20 जीबी आपको सिलेक्ट करना है और कहाँ पे और आप बता देते हैं कि इसका नाम क्या देना है, सी ड्राइव या फिर डी ड्राइव, और आपको बताना है कि आपको विंडोज कहाँ पे इंस्टॉल करना है। और अगर पहले से ही कहीं पे है, पहले से इंस्टॉल्ड है, उसके ऊपर आप फ्रेश कॉपी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या होगा वो दिखाएगा कि ऑलरेडी सी ड्राइव है उसमें इतना स्पेसेस है, डी ड्राइव है उसमें इतना स्पेसेस है, ऐसा है। आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप बोले आपने सी में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो बोलेगा अगर आप ऑलरेडी सी में इंस्टॉल करते हैं और ओके करते हैं तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लीजिए उसमें विंडोज 7 है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और आपने सी ड्राइव सिलेक्ट किया फिर से और फिर से एंटर किया, तो उसमें नया जो आपने, मान लीजिए अभी आप विंडोज 10 सिलेक्ट करना जा रहे हैं, तो 2 विंडोज आपके सिलेक्ट इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको आप डिलीट करते हैं, अगर इसको आप डिलीट करते हैं तो फिर डिलीट करेंगे, उसके बाद फिर से नया आप सिलेक्ट करेंगे कितना स्पेस देना है, 20 जीबी का आप बोल दिया कि नया पार्टीशन बनाना है और उसमें आपने एंटर किया है, सिलेक्ट किया है, तो फिर आपका सिर्फ और सिर्फ जो अभी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर, जो जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने यूएसबी डाला है, पेन ड्राइव डाला है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो ध्यान रखिए अगर आप डिलीट करते हैं ड्राइव को तो आपका फ्रेश कॉपी इंस्टॉल होगा, और अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। ये ध्यान रखना जो भी ड्राइव में आप डिलीट करते हैं। सर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा सर, मीनिंग जब भी आप बूटिंग करते हैं, जब भी आपका कंप्यूटर रन करता है, जब भी आप उसको स्टार्ट करते हैं, तब आपको ऑप्शन दिखता है कि अगर आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट किया तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, सारे इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपको दिखेगा स्क्रीन में, और उसमें से आपको कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर जैसे 2 विंडो इंस्टॉल कर दिए तो फिर कौन सा विंडो रन करेगा? दोनों दिखेगा, अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो दोनों दिखेगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा करना है। स्टार्टिंग होने के बाद? स्टार्टिंग होने के बाद, हाँ। जब आपको बूटिंग हो रहा है ब्लैक स्क्रीन में आपको दिखेगा, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा विंडोज चालू करना है, तो उस विंडोज रन होगा। और अगर आप डिलीट नहीं करते हैं, दोनों लेंगे ना तो सिस्टम धीरे हो जाएगा। जरूरी नहीं, क्योंकि जब आपका कंप्यूटर रन होता है तब कभी कोई एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन करते हो, अगर आप वर्चुअल मेमोरी यूज, वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो। वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें नहीं जा रहे, लेकिन जब आपके 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड भी है तो फिर वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस लेगा आपका, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही स्पेस लेगा, लेकिन जब रन होगा सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, मतलब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में रहेगा और उसको ही एग्जीक्यूट करेगा। दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो इनएक्टिव रहेगा, उसको आप चूज ही नहीं किए बूटिंग में, हालांकि वो इंस्टॉल्ड है लेकिन वो चूज नहीं किए, इसीलिए वो रैम में इंपैक्ट नहीं करेगा। तो सर वर्चुअल बॉक्स अगर करेंगे तो दोनों रन होंगे ना एक साथ? वर्चुअल करेंगे मतलब आप दोनों एक साथ रन कर रहे हैं, तब हो सकता है आपको स्लो हो जाए। ओके सर। जैसे VMware नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, सर उसमें आप उसमें उस VMware नाम का, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ जी, VMware नाम का एक एक सॉफ्टवेयर आता है, ये यूज करके आप साइमल्टेनियसली दोनों विंडोज में, मान लीजिए विंडोज 7 या फिर विंडोज 10, दोनों विंडोज को आप स्विच कर सकते हैं। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करेंगे, आपको रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते VMware जैसे, तो आपको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में जंप करना है तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ता है और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन VMware करेंगे तो आप स्विच कर सकते हैं, मतलब रनिंग पोजीशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें आपके जो कंप्यूटर के जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ा हाई एंड होना चाहिए, अच्छे रैम होना चाहिए, अच्छा प्रोसेसिंग होना चाहिए, देन इट विल रन स्मूथली। सर मुझे अभी मेरी 8 GB रैम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, मैं अगर इसमें विंडोज डाल लूँ तो? मैं कंप्यूटर शॉप नहीं चलाता हूँ, इसलिए मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं आपको टेक्निकल नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली होना नहीं चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन आप एक बार खुद भी ट्राई कर लीजिए। मैं आपको इंटरनली कैसे वर्क होता है वो आपको बता सकता हूँ एज ए प्रोफेसर। सर ऐसे कितने GB रैम सफिशिएंट रहती है कंप्यूटर के लिए? क्या क्वेश्चन है?
तो कितने जीबी रैम कितने एक जीबी रैम अपने कम कंप्यूटर सफिशिएंट रहती है कंप्यूटर के लिए? आप लोग खुद भी अपने कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को भी खुद भी पता है। सो मैं अपने सब आजकल मिनिमम तो 2 GB रैम से ही कंप्यूटर आ रहा है, उसके आगे 4 GB 8 GB 16 GB होता है। लेकिन मैं जब पहली बार कंप्यूटर रन किया था मेरा लाइफ में, तब मैं 512 MB रैम रन करता था। तो ऑब्वियसली उसमें स्पेसिफिकेशन कम था, उसमें सॉफ्टवेयर्स कम थे, उसमें ये था। तब मैं विंडोज 98 रन करता था। सर ये तो सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना चाहिए। यस, आपके प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या प्रोसेस चला रहे हैं, कितना प्रोसेस चला रहे हैं। सर अगर सेम विंडोज रीइंस्टॉल करते हैं तो उसका डेटा जो है वो रहता है कि इरेज हो जाता है? हाँ, तो सेम अगर आप बिना डिलीट किए इंस्टॉल करते हैं तो मतलब आपने डी ड्राइव जहाँ पे आपका डेटा है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या करते हैं, जितने डेटा है वो सी ड्राइव, मतलब आपके जहाँ पे विंडोज इंस्टॉल है जिस ड्राइव में, वो ड्राइव छोड़ के दूसरे कोई भी ड्राइव में रखता है। तो जब आप नया विंडोज इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आप सी ड्राइव छोड़ के बाकी कोई ड्राइव को डिलीट नहीं करते, उसमें हाथ नहीं लगाते, तो वो डेटा एज इट इज रहेगा। और नॉर्मली सी ड्राइव में आपका विंडोज इंस्टॉल रहता है, उसको आप डिलीट अगर करेंगे तो पुराना विंडोज का जितने भी या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है जो कि सी ड्राइव के अंदर फोल्डर्स में स्टोर होता है, वो सब चला जाएगा अगर डिलीट करते हैं। तो नहीं करते हैं तो वो एज इट इज रहेगा। ओके। मालूम कैसे पड़ा कि कौन से उसमें ड्राइव में इंस्टॉल है विंडो? वो तो आपको इंस्टॉल होने के पहले आपको पता रहता है कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया है। आपको पता चलेगा कि विंडोज फोल्डर्स आपको कौन से ड्राइव में दिख रहा है, और नाम से भी पता चलता है। कभी आपने नाम रखा है दूसरे कुछ नाम, तो वो भी आप वो भी उससे भी पता चलता है। नॉर्मली यूजर जिसने इंस्टॉल करा है उसको तो पता ही रहता है कि मेरा कौन से ड्राइव में विंडोज है इंस्टॉल्ड, या फिर मैक ओएस है या फिर लिनक्स है। ठीक है, यस। तो उसके बाद पार्टीशन हमने बना लिया, उसके बाद इंस्टॉल किया है। हम डिलीटिंग ए पार्टीशन ऑल फॉर्मेट्स विल बी लॉस्ट, ये मैं बता रहा हूँ। जब डिलीट पार्टीशन करते हैं ऑल फॉर्मेट विल बी लॉस्ट। टू डिलीट द पार्टीशन सिलेक्ट द पार्टीशन एंड प्रेस डी, डी से डिलीट होता है, देन प्रेस एंटर, प्रेस एल टू डिलीट द पार्टीशन एंड देन प्रेस एंटर। If you have multiple partitions, we suggest deleting all partitions unless you plan on using this partition. तो आपको अगर पुराने डेटा यूज नहीं करना है तो सजेस्ट किया जाता है कि आप सारे डेटा डिलीट कर दो। Deleting each of the other partition can be done using the same steps above for each additional partition. तो ये सारे वैसे ही होता है जैसे सी ड्राइव में आपको डिलीट किया, वैसे डी ड्राइव को भी आप डी दबा के डिलीट कर सकते हैं, या फिर जो भी ऑप्शन रहता है उससे आप डिलीट कर सकते हैं। To create the partition, if you started with a new hard drive or have deleted existing partition, select the unpartitioned space to create a new partition and then press C. तो ऑब्वियसली जब डिलीट हो जाएगा तब आपके पास मेमोरी का लोकेशन ऑप्शन दिखाएगा कि इतना मेमोरी मेरा अभी आपका खाली है। तो आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे और सी दबाएंगे तो आपका और आप वहां पे बोल सकते हैं कि मुझे नया जो पार्टीशन मैंने डिलीट किया है उसमें मुझे एक ही पार्टीशन रखना है या उसका भी मुझे दो अलग अलग भाग करना है। अगर एक ही पार्टीशन रखना है तो उसमें भी आप बोल सकते हैं कि मुझे एक में ही सारे, आप स्पेसिफाई करेंगे, मुझे 20 GB वहां पे लिख के देंगे तो वो समझ जाएगा कि एक ही पार्टीशन आपको रखना है। तो आपको एक ही पार्टीशन बनाएगा और बाकी तो आपका डी ड्राइव जो है या फिर ई एफ जो भी रहता है वो ऑटोमेटिक आपका एज इट इज रहेगा। तो सर ये जैसे अपन ड्राइव में मेमोरी बांटते हैं, डिवाइड करते हैं Yes. बराबर, सर एरर क्यों कभी जैसे अपन पर्टिकुलर थोड़ी सी मेमोरी कम डिवाइड करते हैं तो सर उसमें वो ड्राइव बन क्यों नहीं पाती है? हाँ, क्योंकि कभी कभी विंडोज के प्री डिफाइंड फॉर्मेट, प्री डिफाइंड कुछ प्री एग्जिस्टिंग फाइल्स पे रहते हैं। जैसे आपने इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज के, उसके सिवाय भी विंडोज के खुद का कुछ फाइल्स रहते हैं जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद का कुछ सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, खुद कुछ प्रोग्राम रहते हैं जो मतलब उनके लिए अलग से स्पेस चाहिए। मतलब विंडोज का स्पेस तो आप दे ही रहे हो, एलोकेट करो, उसके सिवाय भी उनको स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, 9 MB 10 MB 9 GB या 5 GB ऐसा कुछ रहता है, 2 GB हाँ 3 सर, वो GB जब ऐसा कुछ। डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल तो पर्टिकुलर वो देख देख वो के करना पड़ता वो है। वो पोर्शन अगर आप मेंशन नहीं कर रहे तो आपको करने नहीं देंगे पार्टीशन, तो वो पोर्शन आपको मेंशन करके आपको करना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिकली वो कर देते हैं। तो नॉर्मली जब आप यूआई जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं
तब को ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है। तो आप एक बार खुद भी करके आपके जितने भी फाइल्स हैं उसके एक बैकअप ले लीजिए पेन ड्राइव में या फिर कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में लेके आप खुद इंस्टॉल कीजिए, तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ये मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकता क्योंकि प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो क्लास खत्म हो जाएगा। और सर इंस्टॉलेशन के बाद पार्टीशन में चेंज कर सकते हैं क्या ड्राइव्स के? इंस्टॉल होने के बाद पार्टीशन नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना है, हाँ उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना है, मतलब आप विंडोज के डिवाइस मैनेजर में जाके आप पार्टीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रिस्की प्रोसेस है, उसमें कुछ डेटा भी लॉस हो सकता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तभी आप पार्टीशन सोच समझ कर ही बनाएं। बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। सर पार्टीशन ड्राइव से है क्या? पार्टीशन ऑफ नेक्स्ट ड्राइव। क्लास का टाइम हो रहा है। तो मैं आगे कंप्लीट कर देता हूँ, आगे का क्लास भी है। once the new partition has been created for Windows XP to be installed, press enter to install Windows XP। तो ये तो ऑलरेडी प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है। You need to select whether the drives, just a minute. You need to select whether the drives will use FAT and NTFS। अभी ये क्वेश्चन आएगा आपको, what do you mean by FAT and what do you mean by NTFS। तो ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है उसमें होगा कि फाइल्स जो हैं हम लोग दो टाइप से बनाते हैं। ड्राइव्स जो है कभी मेमोरी जो है, मेमोरी को हम दो टाइप से बनाते हैं, फैट, एनटीएफएस, एक्स फैट, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके अलग अलग फीचर्स हैं। उनके फैट में अलग फीचर है, मतलब फैट अलग टाइप के फाइल को हैंडल करता है, एनटीएफएस अलग टाइप के फाइल को हैंडल करता है। तो वो डिस्कस करूंगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सब्जेक्ट पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो वो बस ये जान लीजिए कि आप जब ड्राइव सिलेक्ट करेंगे तब आपको दो ऑप्शन आएगा, फैट या एनटीएफएस। पॉपुलर है एनटीएफएस, उसमें हम लोग नॉर्मली विंडोज इंस्टॉल करते हैं। तो सजेस्ट एनटीएफएस फॉर यूजर्स हु आर नॉट श्योर दैट व्हाट फाइल सिस्टम दे वांट टू यूज। आफ्टर सिलेक्टिंग द फाइल सिस्टम, प्रेस एंटर। The computer will start formatting the drive, which can take several minutes or more, depending on the size of the partition. After the format process is completed, Windows will begin installation of the file and then take you through the wizard to continue the remainder of the installation and setup. तो ये तो as it is process। तो अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर